हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग नाइन्थ क्लास मैथ का पहला अध्याय जो कि संख्या पद्धति है, जिसको इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं, ये लेक्चर 3 चल रहा है ना। इसके पहले हम पहला लेक्चर में इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट दिए थे और दूसरा लेक्चर में हम ये वन प्रश्नावली जो 1.1 है, इसके पहले जितना भी एग्जाम्पल था उसको हम सारा सॉल्व किए हैं। अब जो है आज प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं। देखो, पी आर क्यू पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा में ये सारा चीज दिया हुआ, तो परिमेय संख्या जब बताए तो उसमें एग्जाम्पल में भी हम दिए थे नहीं। तो जो बेसिक क्लास किया है या तो उसको अच्छा से समझ में आएगा क्वेश्चन। तो पहला तो है कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम बताए थे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे? जैसे जीरो को बताए थे हम, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, या फिर 0/5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 0/-6 भी लिख सकते हैं। तो जीरो को हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये सब आपस में बराबर ही है, यानी जीरो के बराबर ही है नहीं, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ क्यू की जगह में जीरो नहीं आना चाहिए, बस यही जानना है। क्यू मतलब हर में जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे क्या लिखेंगे कि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। क्या लिखेंगे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसको पी बाई क्यू बोले क्या लिख सकते हैं कि नहीं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो लिख के बता रहे हैं एग्जाम्पल, अभी जो बताए वैसे ही जैसे बता दो। जैसे 0/1 अभी बताए थे, या 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 0/-6 कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं नहीं। ये जो है चलते चल जाएगा कहाँ तक, ई टी सी तक, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको, बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक नंबर का, समझ में आ गया। हम लोग जीरो को क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या में के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं। तो अब हम लोग अब 2 नंबर इसका बनाते हैं, 2 नंबर चलते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसके पहले एग्जाम्पल वाला में बताए थे, इसके पहले जो एग्जाम्पल बताए थे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो वहाँ पे बताए थे। तो हम क्या बताए थे कि ये 6 परिमेय संख्या निकालने बोले तो 6 में 1 बढ़ा के लिख देंगे, यानी 6 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या आता है 7। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 4, सबसे पहले देखते हैं 3 और 4 का हर जो है बराबर है कि नहीं। तो अंश में तो 3 है, इसका हर 1 रहेगा। अंश में 4 है, हर क्या रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है। कोई भी पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या में 1 छिपा हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 नहीं। अब जो है ये जो संख्या बचा अब परिमेय संख्या के रूप में अब दिख रहा है, ये तो है परिमेय संख्या, लेकिन दिख रहा है अच्छा से, अंश और हर दोनों दिख रहा है। अब जो है ऊपर में भी हम 7 से गुना करेंगे, नीचे, हाँ नीचे में भी 7 से। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 7×3=21 यानी 7×3=21 और 7×1=7 नहीं। तो ये 7×1=7 आ गया। अब यहाँ 4 को भी हम लिख सकते हैं, वैसे 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है। इसका देखो हर में 1 छिपा हुआ है, वही यहाँ पे हम दिखा दिए, ठीक है। तो अब 4 को भी 7 से करना है मल्टीप्लाई, 1 को भी 7 से करना है। तो ये 7×4=28 यानी 7×4=28 और 7×1=7 यानी 7×1=7। तो ये अब निकल गया, अब तो आसान हो गया। अब क्या लिखेंगे, कितना 6 परिमेय संख्या ना, वही लिखेंगे अतः, ठीक है। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच की 6
परिमेय 6 परिमेय संख्याएं बराबर। तो 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या क्या क्या है, यहाँ 21/7 और 28/7 के बीच ही लेना है। तो 21 तो 22 हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, नहीं 25/7 और 26/7, 27/7। तो ये जो है इसके बीच में, इसको कटा भी सकते हैं अगर जहाँ कट रहा है तो, अगर नहीं कट रहा है तो ये आंसर लिख सकते हैं, या कटा के भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 6 परिमेय, जितना भी परिमेय संख्या पूछे उतना निकलेगा। अगर बोलता कि नहीं इसके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं करते, 10 में 1 बढ़ा देते हैं, यानी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे ऊपर, ठीक है। अगर बोलता है कि नहीं 90 को परिमेय संख्या बताओ, तो हम लोग 91 से मल्टीप्लाई करते हैं, 91 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे ऊपर से, ठीक है, यानी आंसर हर में। तो जितना भी परिमेय संख्या निकालने बोले उतना। हाँ, लेकिन याद रखना इसमें हर समान था। अगर हर समान नहीं रहता, सबसे पहले हर समान करते हैं, उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लाई करके, जितना का जरूरत हो उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर समझ में आ गया होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। नहीं, यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या बताना है, 5 परिमेय संख्या। तो हाँ, तो क्या बताए थे, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो संख्या दिया हुआ है उसका हर समान है कि नहीं। तो हर समान है 5, इसका भी 5, तो हर समान है। कुछ नहीं करेंगे, अगर 5 परिमेय संख्या बोला है तो क्या करेंगे, 5 में 1 बढ़ा देंगे, यानी 6 से नीचे ऊपर गुना करेंगे। तो यहाँ पे तो परिमेय संख्या के रूप में दिख ही रहा है, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर में भी 6 से गुना कर दो और नीचे में भी, यानी 5 को भी 6 से गुना कर देंगे। तो 6 18 हो गया ऊपर में, यहाँ 6 30 हो गया। उसी तरह 4/5 है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे कि 4 को भी करेंगे 6 से गुना और 5 को भी कर देंगे 6 से गुना। यहाँ 6 चौक 24 यानी 6 4 जा 24, और यहाँ 6 5 30 यानी 6 5 जा 30। तो यही तो निकल तो गया। अब लिख सकते हैं कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच कितना, 5 ना, अच्छा, के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। कौन कौन परिमेय संख्याएं होगा, तो अभी जो लिखे 18/30 है ना, यहाँ लिख देते हैं 18/30 के बीच में क्या आ जाएगा, 19/30, ठीक है। फिर यहाँ बराबर देखें, उसके बाद 20/30, फिर 21/30, फिर जो है 22/30, फिर 23/30। तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो जितना निकालना हो उसके 1 बढ़ा के नीचे ऊपर गुना कर देंगे। अगर हमको 100 निकालना हो तो 101 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे। नहीं, जितना परिमेय संख्या बोले उतना परिमेय संख्या निकलेगा। अनंतों परिमेय संख्या इससे निकाल सकता है, अनंत। अगर कोई एग्जाम में आए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ये दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्या निकाले जा सकते हैं, तो अनंतों परिमेय संख्या निकाले जा सकते हैं। नहीं, तो 3 नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग 4 नंबर की तरफ चलते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन जो है लिखा है कि नीचे दिए गए कथन, ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, यानी सही है या गलत, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। कारण भी बताया कि क्यों, अगर सत्य हुआ तो क्यों हुआ, या असत्य हुआ तो क्यों हुआ। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी सारा का सारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है या नहीं। तो बताए थे
कि प्राकृत संख्या क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे। पूर्ण संख्या क्या होता है, 1 2 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता है। तो यहाँ इसका कहना है कि सारा का सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं, तो है तो यहाँ तो सारा का सारा प्राकृत संख्या नहीं, सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होना चाहिए, है भी, इसलिए ये क्या है, सत्य। क्या हो गया, सत्य। तो वही क्या लिखेंगे कि सत्य है, सत्य है। तो सत्य है तो क्यों सत्य हुआ, वही लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्या या फिर सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं भी होती है, ठीक है। सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है, नहीं होता है, पूर्ण संख्या होता है, सारा का सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मिल जाएगा, इसलिए तो सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं इसी का 4 नंबर का। हाँ, तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा कभी नहीं ना होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या होता क्या है, पूर्णांक संख्या जैसे माइनस वाला भी संख्या होता है, जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, फिर इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका कहना है, तो ये तो पूरा पूर्णांक हो गया। पूर्ण होता है क्या, 0 से स्टार्ट, 1 2 3 4, नहीं इस तरफ से। तो इसका कहना है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी सारा का सारा पूर्णांक जो है होना चाहिए पूर्ण संख्या में, होगा कभी भी होगा। यहाँ तो पूर्णांक कहाँ, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ये इसमें कहा माइनस वाला भी संख्या रहता है, इसलिए सारा का सारा पूर्णांक जो है पूर्ण में नहीं आएगा, आएगा नहीं, वही तो कह रहा है। तो ये असत्य हुआ कि नहीं, तो ये असत्य हो गया। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य ना हो गया, क्या हो गया, असत्य यानी नहीं होता है, असत्य है। तो असत्य हुआ तो कारण बताना है क्यों असत्य है, वो लिखेंगे। है ना, असत्य हुआ तो क्यों असत्य हुआ, वो लिखेंगे असत्य है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक ठीक है पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, नहीं होती है, होगा क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक धनात्मक 0 सब आता है, जबकि यहाँ पूर्णांक बोल रहा था कि पूर्ण संख्या होगा सब, तो नहीं ना होगा। तो ये जो है समझ में आ गया। 2 नंबर इसका 4 का। अब इसका 3 नंबर में जाते हैं। हाँ, तो 4 नंबर का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या होगा नहीं ना होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाँ सारा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या में गया, सारा पूर्णांक भी आ जाएगा परिमेय में, सारा प्राकृत भी आ जाएगा पूर्णांक में, लेकिन इसमें सारा परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि कुछ कुछ परिमेय संख्या जो होता है वो पूरा पूरी कटेगा नहीं। जब जैसे बताते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 7/9 है, ये कटेगा कभी, ये पूर्ण संख्या बनेगा, कट जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है, जैसे 9/3 है, तो ये तो कट के 3 हो गया है, जबकि ये पूर्ण संख्या में मिल जाएगा 3। तो इसीलिए जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा तो नहीं होगा, तो वही लिखेंगे, ये भी सत्य है कि असत्य, तो असत्य होगा, वही लिखेंगे असत्य है। नहीं, क्यों असत्य हुआ, वही लिखेंगे क्योंकि एक भी कोई भी एग्जांपल जैसे दे दिया 5/7, ठीक है, 5/7 एक परिमेय
संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, लेकिन, ठीक है, यहाँ पे लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या लिखें कि औसत है, क्योंकि 5/7 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये कट जाता तब तो पूर्ण संख्या में था, इसलिए सारा का सारा परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। कुछ कुछ हो सकता है, पूरा पूरी कट जाए तो हो जाएगा, नहीं कटे तो नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। तो आज जो है यहाँ हम समाप्त करते हैं। आज 1.1 कंप्लीट हो गया।